ये तो एक फैक्ट है, जितना बड़ा आईपीओ साइज उतना ही खराब उसका परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग फ्रॉम कोल इंडिया टू पेटीएम, जितने भी बड़े आईपीओ आए उन्होंने आज तक कभी इन्वेस्टर्स को पैसा बना के नहीं दिया। ऐसे में एलआईसी का आईपीओ आ गया है जो सिर्फ 3.5% स्टेक के लिए 21,000 करोड़ रुपीस रेज कर रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। हेलो गाइस, दिस इज रजनीश एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टॉकिंग स्टॉक्स। सो द फर्स्ट रीजन इज सेबी रूल। सेबी के अकॉर्डिंग कोई भी शेयर जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है उसे लिस्ट होने के 3 साल के अंदर अपने प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसे 75% से नीचे लानी होगी। लेकिन एलआईसी अभी 3.5% स्टेक बेच रहा है और उसे ये करने में कम से कम 22.5% स्टेक बेचने। तो एलआईसी ने सेबी से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमारे लिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो वैल्यूएशन है वो बहुत बड़ा है और हमें इतना पैसा रेज करने में बहुत ज़्यादा इशू आएगा। सेबी ने एलआईसी के लिए रूल चेंज भी कर दिया, लेकिन सेबी ने इतना नहीं बताया कि उन्हें कितना % डाइल्यूशन और करना है। इवन इन फ्यूचर अगर सेबी एलआईसी को कहता है आप अपना 25% डाइल्यूट ना करके सिर्फ 10% तक डाइल्यूट कर लो, तब भी एलआईसी को 6.5% स्टेक और बेचना पड़ेगा। और इसके लिए एलआईसी फ्यूचर में ऑफर फॉर सेल की हेल्प लेगी। और ऑफर फॉर सेल का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा जो शेयर है वो अपने जितने प्राइस पे ट्रेड कर रहा होता है उससे 20 या 30% कम पे ऑफर फॉर सेल निकालता है और उसके बाद वो शेयर प्राइस 20 या 30% तक नीचे गिर जाता है। फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी जिन्होंने 18% का डिस्काउंट दिया था अपने ऑफर फॉर सेल में, बीडीएल जिन्होंने 20% का डिस्काउंट दिया था अपने ऑफर फॉर सेल में, और ऐसा फ्यूचर में एलआईसी भी कर सकती है। और सेबी जिसने ये जो 75% का रूल था वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, वो अब उसे फॉलो ही नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मेरा सेकंड कंसर्न रेज होता है और वो है सेविंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्राइसिस में आती है और गवर्नमेंट एलआईसी को कहती है उस इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, तो एलआईसी को ये सबसे पहले करना पड़ेगा। और ये मेरा एक प्री अजम्पशन नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ये पहले भी हो चुका है। 2019 में जब आईडीबीआई बैंक स्ट्रेस में थी तब एलआईसी ने 4,743 करोड़ रुपीज़ उस टाइम आईडीबीआई बैंक के अंदर डाले थे उसे बचाने के लिए, और ऊपर से 21,600 करोड़ रुपीस भी पहले ही इन्वेस्ट करे थे 51% स्टेक के लिए, जबकि एलआईसी को पहले से ही पता था कि इस बैंक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये सारा पैसा उन मासूम पॉलिसी होल्डर्स का था जिन्हें इस बात का पता भी नहीं था। तो आने वाले टाइम में जब ऑलरेडी सेबी ने ये रूल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वाला हटा दिया है, तो आराम से एलआईसी कहीं भी ये चीज़ कर सकती है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास जिनके पास कोई राइट ही नहीं होगा तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज बैलेंसिंग द प्रॉफिट। अभी तक एलआईसी जितना भी सरप्लस प्रॉफिट कमाती है उसका 95% अपने पॉलिसी होल्डर्स को देती है, लेकिन एक बार जब एलआईसी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तब उसको अपने एक्सपेंशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे उसका शेयर प्राइस रेज करे, या फिर अपने शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना पड़ेगा। और ऐसे में शेयर होल्डर्स और पॉलिसी होल्डर्स के बीच में उसे एक कैप बनाना पड़ेगा। और वैसे भी एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर्स को आज के टाइम में कुछ ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराती है, और जब ये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने लगेगी तो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स का थोड़ा सा जो पार्ट है वो कट हो जाएगा। तो एलआईसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है वो अपने शेयर होल्डर और पॉलिसी होल्डर्स के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी प्रॉफिट्स के बीच में। फोर्थ पॉइंट इज माई पर्सनल थिंकिंग। इससे आप शायद सहमत हों या ना हो, ये आपके ऊपर है। अब मैं एक इंडेक्स फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करता हूं, और जब एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा और शेयर लिस्ट हो जाएगा और इसमें इनफ लिक्विडिटी रही तो 3 से 4 महीने के अंदर, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, उसे निफ्टी 50 का पार्ट बनने में। जब मैं ऑलरेडी एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो निफ्टी 50 का पार्ट बनने में मेरे पोर्टफोलियो का ऑलरेडी एलआईसी एक हिस्सा हो जाएगा और मुझे उसमें इन्वेस्ट अलग से करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इतना एलोकेशन मेरे लिए एलआईसी का काफ़ी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अलग से एलआईसी का जो शेयर है वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट वन, आई एम नॉट अ एलआईसी फैन। रीज़न इसका ये है कि जैसे जैसे लोग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस जानते जाएंगे वैसे वैसे एलआईसी के लिए बिजनेस करना मुश्किल होता जाएगा। और साथ में एलआईसी अभी अपने एजेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट्स है, और एजेंट्स ही इनके जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बेचते हैं। ये कुछ अलग अलग बातें बता के अपने क्लाइंट्स को बड़ी बड़ी बातें बता के इनके एजेंट्स को पॉलिसी बेचना बहुत नॉर्मल हो गया है। सो फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंपटीशन इन दिस सेक्टर, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जो एलआईसी को बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में दिक्कत देने वाले हैं। एलआईसी इनसे कैसे निपटती है वो आगे वाले टाइम में ही पता चल पाएगा।
तो ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से मैं अभी के टाइम में LIC के शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पॉलिसी होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उन्हें कुछ डिस्काउंट इसमें मिल रहा है, वो लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स तो शायद ही आपको मिले, बट आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ये जो पॉइंट्स थे 5, ये मैंने आपको बता दिए जिनके लिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए फॉलो करते रहना। थैंक यू सो मच।